हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुभम राव और आप सभी का स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एनआईटीएंस में। मैं खुद एक एनआईटीएन हूँ और मैं एनआईटी रायपुर से बीटेक हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो जैसा कि आपको पता होगा कि ये हमारी एक्सक्लूसिव सीरीज चल रही है एसीएफ एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर जाइए, आई बटन पर आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप लिंक पर टैप करके सीधा उस वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद आप वापस इस वीडियो पर आइए तो आपको चीज़ें सारी समझ में आना चालू हो जाएंगी। ठीक है, इस पे मैं हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों प्रकार के स्टूडेंट का ध्यान रखते हुए ये वीडियो सीरीज बना रहा हूँ। तो प्लीज़ कोऑपरेट करिएगा। मैंने बोर्ड में इंग्लिश में ज़रूर लिखा है, लेकिन सारी चीज़ें मैं हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ आपको। तो आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि बोर्ड में इतना स्पेस नहीं है कि दोनों लैंग्वेज में लिखा जा सके, तो मैं एक लैंग्वेज जो प्रेफर करता हूँ वही लिख रहा हूँ। तो जैसा कि आपको पता होगा कि अभी सीजी व्यापम मंडी निरीक्षक और मंडी उप निरीक्षक का भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाला है। अगर आपको उससे संबंधित भी वीडियो सीरीज चाहिए तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आपको किसी भी प्रकार के डाउट हो या फिर आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करना चाहते हैं ऑनलाइन एवं ऑफलाइन क्लासेस के रिगार्डिंग, तो उसके रिलेटेड भी आप डिस्क्रिप्शन में जाइए इस वीडियो के, आपको वेरियस कॉन्टैक्ट लिंक मिल जाएगी मेरे फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम की। आप वहाँ पे मुझे डायरेक्ट मैसेज कर दीजिएगा और मैं आपके मैसेज का रिप्लाई करने की एज सुन एज पॉसिबल कोशिश करूँगा। तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि आज हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में पढ़ने वाले हैं, लेकिन व्हीटस्टोन ब्रिज तक पहुँचने के लिए हम लोग को बहुत सारे टर्म्स जानने पड़ेंगे जो कि मैं यूज़ करूँगा सर्किट में। ठीक है, हमारा मेन एम क्या है, रेजिस्टेंस रिडक्शन सीखना। तो हम लोग अभी बेसिक कॉन्सेप्ट केवल सीख रहे हैं। इसके बाद जब मैं आपको प्रॉब्लम कराऊंगा तो सारी चीज़ें काम आएंगी। डोंट टेक टेंशन कि मैं क्या सब पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि एसीएफ एग्जामिनेशन एक ऐसा एग्जामिनेशन है उसमें कि कुछ भी पूछ सकता है, आपके 10th लेवल से लेके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन तक। तो सारे प्रकार के हम लोग प्रॉब्लम्स यहाँ कवर करने के लिए बैठे हैं। तो मैं 1 बाय 1 करके आपको एक्सप्लेन कर रहा कि ये सब चीज़ें मैंने क्या लिखी हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। पहला चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं नोड। नोड क्या होता है वो हम लोग देखेंगे। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट डेफिनेशन लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्शन और जंक्शन बिटवीन 2 और मोर कंपोनेंट्स। ठीक है, अब देखिए मैं आपको हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट को मैं समझा रहा। पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्शन लिखा है ना। देखिए, जैसे कि ये एक एलिमेंट है और ये एक एलिमेंट है, दोनों के बीच का जंक्शन पॉइंट क्या कहलाता है, नोड कहलाता है। तो जैसे कि इन दोनों के बीच का इसका और इसका जंक्शन पॉइंट ये हुआ, तो ये एक नोड होगा। ठीक है, ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है और ये एक एलिमेंट है, तो ये जो पॉइंट है वो एक नोड होगा। मैं नाम लिख रहा हूँ इसका 1 2। ठीक है, वैसे ये एक एलिमेंट है और ये एक एलिमेंट है, इन दोनों पॉइंट का जंक्शन पॉइंट हुआ एक नोड। इसी प्रकार ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है और ये एक एलिमेंट है, तीनों के बीच का जंक्शन पॉइंट हुआ क्या, एक नोड। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले छात्रों, किन्हीं भी दो एलिमेंट के बीच में, ठीक है, जंक्शन पॉइंट को क्या बोलते हैं हिंदी में मुझे नहीं पता। जंक्शन कुछ बोलते होंगे, आई डोंट नो। क्योंकि देखिए मैंने युगबोध की बुक पढ़ी, उसमें मुझे नोड का हिंदी मीनिंग नहीं दिखा। नोड को वो हिंदी में ऐसा नोड लिख दिया था। ठीक है, अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। जैसे वैसे ही आपको मैथ्स को उसने जाल लिखा था, परिपथ जाल। तो यार थोड़ा सा कोऑपरेट करो, थोड़ा बहुत अंग्रेजी सीख लोगे तो कोई बुरी बात नहीं। ठीक है, टर्म्स आपको केवल सीखने हैं। यहाँ पर कोई एसीएफ एग्जामिनेशन में आपको किसी को लिख के नहीं दिखाना। ठीक है, केवल आप टर्म्स जाने, उतना ही आपके लिए काफ़ी है। ज़्यादा पढ़ के भी क्या करोगे। अगला है हमारा, तो नोड आप समझ गए, दो एलिमेंट के बीच का जंक्शन पॉइंट एक नोड कहलाता है, सिंपल। वैसे ब्रांच, एलिमेंट कनेक्शन बिटवीन 2 नोड्स। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट ये डेफिनेशन नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए, अब ये एक नोड हो गया, ये एक नोड हो गया, दोनों के बीच में जो एलिमेंट कनेक्टेड है वो एक ब्रांच कहलाता है। तो R1 क्या है, एक ब्रांच है। ठीक है, वैसे ही आपका ये एक नोड है और ये एक नोड है, इसके बीच में ये एलिमेंट कनेक्टेड है, तो इसको एक ब्रांच बोलेंगे। तो ये दूसरा ब्रांच हो गया।
वैसे ये एक नोड है, ये एक नोड है और ये एक ब्रांच हो गया, तीसरा ब्रांच। वैसे ये एक नोड है और ये एक नोड है, तो ये हो गया चौथा ब्रांच। और वैसे ये एक नोड है और ये एक नोड है और ये हो गया आपका पांचवा ब्रांच। सिंपल। एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पर देखिए 2 एलिमेंट कनेक्टेड है तो ये एक नोड बना, लेकिन यहाँ पर 3 एलिमेंट कनेक्ट है, 1 2 3, तो ये एक नोड बना। ठीक है, जब कभी भी 2 से ज़्यादा एलिमेंट कनेक्ट होते हैं एक जंक्शन पॉइंट पे, तो वहाँ पे जो नोड फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग प्रिंसिपल नोड बोलते हैं। ठीक है, अब डिग्री विग्री के बारे में आप नहीं समझोगे, उसको छोड़ो। प्रिंसिपल नोड का मतलब ये सिंपल से लेमैन लैंग्वेज में अगर समझना है तो 2 से अगर ज़्यादा अगर ब्रांच किसी नोड पे जाके मिलते हैं तो उसको क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल नोड। सिंपल। जहाँ कहीं पे भी ये सब चीज़ें काम आएगी मैं आपको बताऊंगा। अगला डेफिनेशन है मेश। मेश इट इज़ द क्लोज पाथ इन अ सर्किट विच शुड नॉट कंटेन एनी क्लोज पाथ इन इट। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले डेफिनेशन लिख लीजिएगा। इट इज़ द क्लोज पाथ इन अ सर्किट विच शुड नॉट कंटेन एनी क्लोज पाथ इन इट। ठीक है, समझ में नहीं आया कोई टेंशन नहीं, केवल आपको समझना है यहाँ पर डेफिनेशन को प्रैक्टिकल तरीके से। ठीक है, मेश का मतलब ये होता है कि सर्किट में एक क्लोज पाथ, ठीक है, जैसे कि ये एक क्लोज पाथ है, ठीक है, ये भी एक क्लोज पाथ है, ठीक है, और एक क्लोज पाथ कौन सा है? ये बड़ा वाला, ये बाहर से, ठीक है। लेकिन इस बड़े वाले का प्रॉब्लम क्या है? मैथ्स की हम लोग डेफिनेशन लिखे, इट इज द क्लोज पाथ। क्लोज पाथ होना चाहिए मतलब बंद परिपथ होना चाहिए, लेकिन उसके अंदर कोई दूसरा क्लोज पाथ नहीं होना चाहिए, मतलब उसके अंदर कोई और बंद परिपथ नहीं होना चाहिए। अब देखिए बड़े वाला जो है वो एक क्लोज पाथ जरूर है, बंद परिपथ है, लेकिन उसके अंदर ये भी एक बंद परिपथ है और ये भी एक बंद परिपथ है, तो ये मैश नहीं कहलाएगा, वो कहलाएगा लूप। लूप का मतलब ये होता है कि जितने भी पॉसिबल क्लोज पाथ होते हैं, जितने भी पॉसिबल बंद परिपथ होते हैं एक सर्किट में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लूप। जबकि मैश वो होता है जो कि एक क्लोज पाथ होता है सर्किट में या बंद परिपथ होता है सर्किट में, जिसके अंदर दूसरा कोई बंद परिपथ नहीं होता। लाइक दिस, ये एक बंद परिपथ है लेकिन इसके अंदर कोई दूसरा बंद परिपथ नहीं है, तो ये कहलाएगा मैश और ये कहलाएगा लूप। क्लियर? कोई दिक्कत होगी तो नीचे कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। इसके आगे हम लोग थोड़ी देर में देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ छूट गई थी जिसको मैं अभी कवर कर रहा। मैंने आपको बताया मैश की डेफिनेशन में क्या, मैश एक क्लोज पाथ होना चाहिए या फिर बंद परिपथ होना चाहिए जिसके अंदर दूसरा बंद परिपथ ना हो, तो ये एक मैश है। लेकिन ये एक लूप भी तो है, लूप केवल एक क्लोज पाथ होना चाहिए, ठीक है। तो लूप क्या है? एक ब्रॉड एस्पेक्ट है, जबकि मैश एक शॉर्ट एस्पेक्ट है। तो ये एक लूप भी है और ये एक मैश भी है, ठीक है, दोनों के क्राइटेरिया को पूरा करता है। लेकिन ये जो लूप है इसके अंदर दो मैश है, ठीक है। तो मैश और लूप में क्या अंतर है ये देखते हैं, और इसके लिए हम लोग लास्ट क्लास टाइप का सिलोजिज्म टाइप का वर्ड यूज़ करेंगे। कैसे? सारे मैश जो होते हैं वो एक लूप होते हैं, लेकिन सारे लूप मैश नहीं होते हैं, ठीक है, क्योंकि लूप के अंदर में और मैश हो सकते हैं, क्योंकि मैश की डेफिनेशन यही है कि उसके अंदर दूसरा कोई क्लोज पाथ नहीं होना चाहिए। लेकिन लूप के अंदर तो दो क्लोज पाथ हैं ऑलरेडी, तो उसको लूप को, सारे लूप को मैश नहीं कहा जा सकता, ठीक है। समझ में नहीं आया होगा तो प्लीज़ कमेंट डाल दीजिएगा, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, ये केवल समझने के लिए है, वहाँ पर आपको लिख लिख के नहीं दिखाना है। ये सब टर्म्स में यूज़ करूँगा जब हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज तक पहुँचेंगे, केवल आपको इतना ही ध्यान देना है, ठीक है। सबसे पहले अभी हम लोग पढ़ रहे हैं केसीएल के बारे में, केसीएल और केवीएल के बारे में। केसीएल का मतलब फुल फॉर्म लिख लेते हैं, किरचॉफ्स
करंट लॉ, किरचॉफ का करंट या धारा का नियम। ठीक है, अब देखिए किरचॉफ नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने ये बोला था कि किसी भी नोड में, ठीक है, किसी भी नोड या फिर जंक्शन पॉइंट पे सर्किट के टोटल करंट का सम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, उसको प्रैक्टिकली हम लोग यहाँ पे देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये एक सर्किट है और सर्किट में ये 2 मैश हैं। अब देखिए मान लेते हैं यहाँ से करंट जा रहा है I1, ठीक है, I1 पहुँचा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज सोर्स है, ये करंट भेज रहा है पॉजिटिव से, तो I1 यहाँ पहुँचा। I1 से मान लेते हैं इस पे I2 इधर चला गया। ठीक है, यहाँ पर करंट डिवाइड हो रहा है, I1 से I2 इधर गया और उसका कुछ पोर्शन यहाँ चला गया। लेट एज्यूम कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए ये I3 होना चाहिए, एज्यूम कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब किरचॉफ का नियम क्या बोलता है कि धारा का मान 0 होना चाहिए, समेशन। ठीक है, टोटल धारा का मान किसी भी पॉइंट पर, किसी भी जंक्शन पॉइंट पर। तो ये एक जंक्शन पॉइंट है, यहाँ पे कौन कौन से करंट जा रहे हैं उसको हम लोग लिखते हैं यहाँ पर I1। ठीक है, ये करंट इधर इस नोड की ओर आ रहा है। ठीक है, तो आने वाले करंट को हम लोग पॉजिटिव ले लेते हैं, तो I1 को हम लोग पॉजिटिव लिखेंगे, पॉजिटिव I1। पॉजिटिव को यहाँ दिखाते नहीं है इसलिए इसको केवल मैंने I1 लिखा हुआ है। ठीक है, ये करंट जा रहा है तो जाने वाले को हम लोग नेगेटिव से लिखते हैं, -I3। वो भी करंट I2 करंट भी इस नोड से दूर जा रहा है तो इसको भी हम लोग नेगेटिव से लिखेंगे। ठीक है, इक्वल टू 0। यही तो किरचॉफ ने बोला था, धारा का मान, धारा का नेट समीशन। अभी तो नेगेटिव में इसलिए समीशन करके लिखना ज़रूरी नहीं है, प्लस माइनस माइनस हो जाता है ना, इसलिए हमने इसको नेगेटिव डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, टोटल धारा का मान किसी भी पॉइंट पर 0 होना चाहिए, तो ये एक इक्वेशन बन गया इस तरीके से। अब देखिए I3 का वैल्यू हम लोग को निकालना है यहाँ से, तो ये कैसे आएगा, I1 माइनस I2 इज इक्वल टू I3। ठीक है, I1 माइनस I2 इज इक्वल टू I3, तो ये हमको I3 की वैल्यू मिल गई। तो मतलब इधर करंट क्या जा रहा है, I3 इज इक्वल टू क्या हो गया, I1 माइनस I2। ठीक है, तो आपने क्या देखा यहाँ पर कि किरचॉफ के करंट के लॉ से हम लोग किसी भी ब्रांच में करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए इसी सर्किट में देखते हैं, यहाँ पे 5 एम्पियर का करंट जा रहा होता और मेरे को पता होता कि इस ब्रांच में R3 में 2 एम्पियर का करंट जा रहा है। ठीक है, तो 5 और यहाँ पे 2। ठीक है, ले लेते हैं, चलिए यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। मान लेते हैं I1 की वैल्यू 5 है और I2 की वैल्यू क्या है, 2 एम्पियर। ठीक है, तो ये करंट इधर आ रहा है इसलिए इसको पॉजिटिव लिखेंगे, ये जा रहा है इसलिए इसको नेगेटिव लिखेंगे। ठीक है, और मेरे को I3 का वैल्यू निकालना है। मान लेते हैं I3 मेरे को नहीं पता है, तो I3 भी इधर से लीव कर रहा है, मतलब जा रहा है, तो इसको भी हम लोग नेगेटिव में लिखेंगे, इज इक्वल टू 0। तो 5 माइनस 2 कितना हो गया, 3, इक्वल टू I3। सिंपल। तो देखते हैं, तो इस तरीके से हम लोग KCL की मदद से किसी भी ब्रांच पे करंट निकाल सकते हैं, सिंपल इस लॉ को यूज़ करके। ठीक है, अब इसका बड़ा भाई ही KVL है, किरचॉफ का वोल्टेज का नियम, तो इसको V कर देते हैं। अब ये धारा की जगह क्या आ गया, आपका वोल्टेज का नियम। ठीक है, KVL में ये था, KVL में ये है कि किसी भी बंद परिपथ में, बंद परिपथ
वो मैश भी हो सकता है, लूप भी हो सकता है। ठीक है, किसी भी बंद परिपथ में धारा का समेशन, धारा बोल रहा हूँ, किसी भी बंद परिपथ में टोटल वोल्टेज का समेशन या फिर जोड़ 0 होना चाहिए। तो जैसे कि ये एक बंद परिपथ है, ठीक है, ये एक बंद परिपथ है, ये भी एक बंद परिपथ है, और ये बड़ा वाला जो लूप भी है वो भी एक बंद परिपथ है। तो किसी भी बंद परिपथ में टोटल वोल्टेज का योग 0 होना चाहिए। ये केवीएल की डेफिनेशन है। तो हम लोग इस पर अप्लाई करके देखते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं इसको देखते हैं। ठीक है, केवीएल के लिए 2 तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। इसमें साइन का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो जैसे कि मान लेते हैं ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, मैं इधर से चलना चालू कर रहा हूँ। ठीक है, तो पहले नेगेटिव आया फिर पॉजिटिव आया, तो लोग इसको अलग अलग तरीके से लिखते हैं। यहाँ से वोल्टेज बढ़ रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव गया, इसलिए वोल्टेज बढ़ रहा है, इसको इस डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव ले लूँगा। ठीक है, तो मैं माइनस से प्लस में अगर जा रहे हैं तो इसको मैं पॉजिटिव वी लेता हूँ। ठीक है, अब आपको पता है कि करंट क्या होता है, हायर पोटेंशियल से लेके लोअर पोटेंशियल में जाता है। ठीक है, इसलिए I1 जब इस R1 से जाएगा तो मैं क्या हो रहा है, वोल्टेज घट रहा है। इधर वोल्टेज क्या हो रहा था, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा था, तो मतलब बढ़ रहा था। अब इधर से वोल्टेज क्या होगा, घट रहा है। तो यहाँ पे केवल ओम्स लॉ लगाएंगे। ओम्स लॉ में क्या होता था, I1 इंटू R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V। तो हमको V निकालना है ना इस पॉइंट का, इसका रजिस्टर का, तो इसलिए इसको लिख देंगे I1 इंटू R1। नेगेटिव मैंने इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज का मान क्या हो रहा था, घट रहा था, क्योंकि हम लोग पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जा रहे थे। ठीक है, अब हम लोग इस ब्रांच पे पहुँचेंगे R2 वाले में, क्योंकि मैं छोटे वाले मैश में अभी केवीएल लगा रहा। अब देखिए, हमने केसीएल से हम लोग इसका I3 का वैल्यू निकाले, I1 माइनस I2। ठीक है, अब ये नीचे से करंट जा रहा है, तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाएगा, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर लिख दिया। अब यहाँ पे भी वोल्टेज का जो सूत्र है उसको डालेंगे, और वो क्या होगा, पहले हम लोग लिखेंगे रेजिस्टेंस की वैल्यू माइनस R2। ठीक है, अब ये करंट की वैल्यू कितनी दी हुई है, I1 माइनस I2। ठीक है, तो ये हो गया, और ये इसका सम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया केवीएल लिखना। अब देखिए, अगर मान लीजिए मुझे इस रेजिस्टेंस की वैल्यू पता हो और इसमें से किसी करंट की वैल्यू पता होगी, तो दूसरे करंट की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरे को I1 की वैल्यू पता है, ठीक है, इस वोल्टेज सोर्स की वैल्यू पता है, R1 की वैल्यू पता है, R2 की वैल्यू पता है, तो मैं I2 निकाल लूँगा। तो केवीएल का यूज जनरली क्या होता है, करंट या फिर वोल्टेज निकालने के लिए किया जाता है। उसी प्रकार केसीएल का यूज करंट निकालने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसका बहुत ब्रॉड एस्पेक्ट में यूज़ है, लेकिन उतना डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको केवल व्हीटस्टोन ब्रिज समझना है, जो कि आपके मुद्दे की बात है, क्योंकि रेजिस्टेंस रिडक्शन में वही काम आने वाला है। ठीक है, ये मैंने आपको अप्लाई करना इसलिए सिखाया क्योंकि हो सकता है कि आपके कोई एग्ज़ाम में इस तरीके के भी क्वेश्चन आ जाए कि जिसमें आपको V की वैल्यू पता हो, I की वैल्यू पता हो, और आपसे बोल दिया जाए R1 या R2 की वैल्यू निकालो। ठीक है, तो आप उस तरीके के क्वेश्चन भी सॉल्व कर लें अगर इतना समझते हैं, तो फिर बाद में हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज पर सीधा आ जाते हैं। ठीक है, तो अगला टॉपिक है आपका व्हीटस्टोन ब्रिज, जो हम लोग थोड़ी देर में देखते हैं। तो अब हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में पढ़ते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज या व्हीटस्टोन सेतु, मैंने नाम नहीं लिखा, व्हीटस्टोन ब्रिज या व्हीटस्टोन सेतु उसे बोलते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज या व्हीटस्टोन ब्रिज सेतु ये होता है, इसमें व्हीटस्टोन नाम के एक साइंटिस्ट ने एक अरेंजमेंट किया था। उसमें उसने क्या किया, 2 नोन रेजिस्टेंस, जैसे कि Q की वैल्यू मेरे को पता है और R की वैल्यू मेरे को पता है, ठीक है, और एक मैं अननोन रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू मेरे को निकालना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरे को P की वैल्यू निकालना है, मेरे को Q और R की वैल्यू पता है। ठीक है, तो मैं P की वैल्यू निकाल लूँगा।
ये उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था और उस एक्सपेरिमेंट का रिज़ल्ट उसने लास्ट में ये दिया जो कि मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। फिलहाल तो हम लोग देखेंगे कि इसमें होता क्या है। इसका अरेंजमेंट मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। इसके लिए आपको एक वोल्टेज सोर्स चाहिए। वोल्टेज सोर्स में आपको 4 रजिस्टर चाहिए, ठीक है, जिसमें से ये क्या होगा, P अननोन रेजिस्टेंस, या फिर जिसका वैल्यू हमको नहीं पता है। इसका वैल्यू हमको नहीं पता है इसलिए इसको अननोन रेजिस्टेंस बोलेंगे। जबकि Q और R की वैल्यू मेरे को पता है, इसकी भी वैल्यू पता है मेरे को और इसकी भी वैल्यू मेरे को पता है, ठीक है। S जो होगा वो एक ऐसा रेजिस्टेंस होगा जिसकी वैल्यू मेरे हाथ में रहेगी, मतलब मैं इसको अपने हिसाब से चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। जनरली क्या होता है, अगर आप लैब वगैरह में जाओगे तो या तो यहाँ पे एक रियोस्टेट का मतलब क्या होता है, जिसका रेजिस्टेंस हम लोग चेंज कर सकते हैं। उसमें एक नॉब दी रहती है जिसको हम लोग इधर उधर करके उसका रेजिस्टेंस चेंज कर सकते हैं और उसकी वैल्यू हमको पता होती है, ठीक है, कि कितना रेजिस्टेंस है। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं और आप एडवांस लैब में जाते हैं तो वहाँ पर जो ये नॉब होता है वो बेसिकली एक पोटेंशियोमीटर होता है। अब पोटेंशियोमीटर क्या होता है क्या नहीं होता है उसके बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको एक जानकारी के लिए बता दिया। तो हम लोग उस नॉब को चेंज कर के हम लोग इसकी वैल्यू को एडजस्ट करते रहते हैं, तब तक करते हैं जब तक कि इस गैल्वेनोमीटर एक यंत्र होता है जिससे हम लोग करंट को मापते हैं। लेकिन गैल्वेनोमीटर और एमीटर में एक बेसिक फ़र्क होता है, वो थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि ये एमीटर होता है, एमीटर क्या नापता है, करंट नापता है? जी नहीं, बिल्कुल, एमीटर वोल्टेज नापता है, लेकिन उसका जो रीडिंग होता है वो करंट में होता है, इसलिए हमको करंट दिखता है। अब मुझसे डिबेट मत करने लगता कि मैंने अभी बोला कि एमीटर वोल्टेज नापता है। देखिए, ये एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ही समझ सकता है कि एमीटर वोल्टेज क्यों नापता है, लेकिन उसमें जो हम लोग रीडिंग लगाते हैं वो एक्चुअली करंट को शो करता है, इसलिए हम लोग डायरेक्टली आम बोलचाल की भाषा में बोल देते हैं कि एमीटर करंट नापता है। चलिए वो सब छोड़िए, एमीटर करंट ही नापता है, इतना आप समझ के रखिए। तो एमीटर में क्या होता है, यहाँ से जैसे मान लीजिए ये डायल लगा है एमीटर का, ये बताएगा कि कितना करंट है। जैसे इसमें रहता है 0, 1, 2, 3, जितना भी एम्पियर करंट पास होगा वो एमीटर डायरेक्टली दिखा देगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मैं गैल्वेनोमीटर की जगह एक एमीटर कनेक्ट करता और यहाँ से 2 एम्पियर करंट जा रहा होता, तो सिंपली मेरे को 2 पे ला के ये रीडिंग दिखा देता, ठीक है। लेकिन गैल्वेनोमीटर में क्या फ़र्क होता है, अगर मैं यहाँ पे गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर देता तो गैल्वेनोमीटर में जो एक ख़ास बात होती है कि यहाँ पर जो सुई रहती है वो 0 पे रहती है और 0 के बाद इधर कुछ रीडिंग रहती है 1, 2, 3, ठीक है, और इधर कुछ रीडिंग रहती है, ठीक है, माइनस में होती है, ठीक है। तो माइनस में का मतलब क्या है, करंट नेगेटिव नहीं हो गया। करंट नेगेटिव नहीं होगा मतलब ये है कि करंट जैसे मान लीजिए इधर से आ रहा था, जैसे मैंने IG की वैल्यू को यहाँ दिखाया, अगर करंट उल्टे डायरेक्शन से आ रहा होगा तो वो डिफ्लेक्शन जो है वो इधर दिखाएगा, ठीक है। अगर वो इधर दिखा रहा है इसका मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में नहीं दिखा रहा है, इसका मतलब क्या है कि करंट की वैल्यू नीचे से ऊपर आ रही थी, जबकि एमीटर में ऐसा कुछ पता नहीं चलेगा मेरे को, ठीक है। अब उसके लिए हम लोग सर्किट का स्विचिंग अलग कर देते हैं, वो सब बात की बातें हैं, वो यार उतना डीप में मत जाओ। केवल इतना समझिए कि ये 0 पे रहता है, अगर करंट ऊपर से नीचे आ रहा हो तो इधर दिखाएगा या फिर नीचे से ऊपर आएगा तो इधर दिखाएगा, ठीक है। तो ये केवल डिफ्लेक्शन शो करता है कि कितना वेरिएशन करंट में आ रहा है, जबकि ये डायरेक्टली वैल्यू दिखा देता है, ठीक है। तो ये बेसिक फ़र्क होता है एमीटर और गैल्वेनोमीटर में। गैल्वेनोमीटर हम लोग इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हम लोग को इस S को तब तक वेरी करना है जब तक कि इस गैल्वेनोमीटर से करंट 0 ना हो जाए। मतलब 0 का मतलब क्या होगा, अगर मान लीजिए गैल्वेनोमीटर से करंट नहीं जा रहा तो आपको इतना तो पता होना चाहिए कि करंट जो है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर जाता है, उच्च विभव से लेकर निम्न विभव तक जाता है, ठीक है। अगर IG की वैल्यू 0 है, इसका मतलब क्या है, इस पॉइंट का और इस पॉइंट का विभव क्या हो गया, बराबर हो गया, ठीक है। मतलब 1 और 2 का विभव बराबर हो गया, तभी इससे कोई करंट नहीं जा रहा, ठीक है। तो ये IG की वैल्यू 0 हो गई इसलिए, इतना क्लियर।
तो हम लोग एस को तब तक वेरी करते हैं जब तक ये आई जी की वैल्यू 0 ना हो जाए। जब ये 0 हो जाएगा तो हम लोग ब्रिज को बैलेंस बोलेंगे। सेतु बैलेंस की अवस्था या संतुलन की अवस्था में है, तो उसमें उस कंडीशन में हम लोग इस सर्किट में केवीएल लगाएंगे, केसीएल लगाएंगे, दुनियादारी करेंगे, वो सब आपको नहीं जानना है। फाइनली आप इतना जानिए कि जब आई जी की वैल्यू 0 हो जाती है तब पूरे डेरिवेशन से हम लोग निकालते हैं P/R की वैल्यू Q/S के बराबर होती है। ठीक है, मतलब इस ये डिवाइडेड बाई ये डिवाइडेड बाई ये होता है। ठीक है, इसका मतलब जब कभी भी इसका और इसका प्रोडक्ट इसके प्रोडक्ट के बराबर होगा तब ब्रिज बैलेंस की स्थिति में होगा और इन दोनों पॉइंट के बीच में से करंट नहीं जाएगा। तो अगर इसके बीच में कोई भी एलिमेंट कनेक्ट हो उस कंडीशन में जब ब्रिज बैलेंस है तो हम लोग उसको हटा सकते हैं। अब देखिए ये कॉन्सेप्ट यूज़ कहाँ होगा रेजिस्टेंस रिडक्शन में, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, ये लिख लीजिए, तो लिख लीजिए जल्दी से, P/R की वैल्यू Q/S के वैल्यू के बराबर होगा। ठीक है, मैं अब इसको थोड़ा सा रब कर रहा हूँ। जैसा कि मान लीजिए मैं सिंपल से एक डायग्राम बना रहा, ये अब मैंने क्या बोला आपको, इस A पॉइंट के बीच में, A और B के बीच में आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी है। टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का क्या होना चाहिए। मान लेते हैं इसकी वैल्यू कितनी है, 2 है, इसकी 9 है, इसकी 6 है, इसकी 3 है और ये मान लेते हैं 5 है। ठीक है, तो आप अब देख के बताइए कि ये सर्किट बैलेंस में है कि नहीं है। सॉरी, सर्किट बोलता हूँ, ब्रिज बैलेंस में है कि नहीं है, चेक करें। तो मैंने क्या बताया, P/R की वैल्यू Q/S की वैल्यू के बराबर होना चाहिए। तो P/R इज इक्वल टू क्या हो गया, 2/3। ठीक है, और ऐसे ही Q/S करेंगे तो क्या होगा, 6/9। तो 6 कितना हो गया, ये 3 बार, ये 2 बार, तो 2/3। देख रहे हैं कि P/R की वैल्यू Q/S के वैल्यू के बराबर है, तो इस बीच वाले से करंट नहीं जाएगा। तो क्या ये सर्किट में एग्जिस्ट करता है, बिल्कुल नहीं। तो मैं क्या करूँगा, इसको हटा दूंगा यहाँ से। ठीक है, मैंने अभी क्वेश्चन नहीं कराया लेकिन मैं आपको एक जनरल बता रहा हूँ। तो ये सिंपल सीरीज में हो जाएगा या फिर श्रेणी क्रम में हो जाएगा। तो 2 और 3 को ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 5। 6 और 9 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 15। फिर 5 और 15 क्या हो जाएंगे, पैरेलल में हो जाएंगे। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, 5 × 15/15 और 5 का सम कितना हुआ, 20। ठीक है, 4 बार, मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू कितना आ गया, 15/4। ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैंने क्वेश्चन आपको कराया नहीं है। ठीक है, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन कराऊंगा, और जो लोग पहले से इसको पढ़ के बैठे हैं अच्छी बात है। जो लोग नया देख रहे हैं ये, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं जब पढ़ाऊंगा तो आपको इस तरीके के प्रॉब्लम कराऊंगा। चलिए, मेरा एक क्वेश्चन है, आप मेरे को कमेंट में इसको बताइएगा कि मैं व्हीटस्टोन ब्रिज के थोड़ा सा अंदर के कॉन्सेप्ट में जा रहा हूँ। मान लेते हैं इसका रेजिस्टेंस हो गया 10। अच्छा नंबर दिखेगा, इसको हम लोग 5 ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा दिया मैंने 4 का। ये लाइन मैंने अच्छे से नहीं खींची ना, चलिए ये लाइन यहाँ से यहाँ तक जुड़ी हुई है। अब मैंने 4 ओम का बीच में रजिस्टर लगा दिया और यहाँ पे 10 कर दिया, इसे 6 कर दिया। अब मेरे को कमेंट में इसमें का ज़रूर आंसर बताइएगा अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो। क्वेश्चन क्या है मेरा, ए और बी के बीच में आपको रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, लेकिन जो वैल्यू है मैंने चेंज कर दी है। अब आपको बताना है कि इसमें से सीरीज कौन सा है, पैरेलल कौन सा है। लास्ट वाले क्वेश्चन में तो हमने इसको हटा दिया था,
और फटाक से मैंने वैल्यू को सीरीज पैरेलल के फॉर्म में आपको दिखा दिया था और मैंने सॉल्व करके आपको आंसर ला के भी दिखा दिया। क्या होगा इसकी अगर वैल्यू अलग हो जाए? ये ब्रिज बैलेंस में है क्या? 20 हो गया, 2 × 10 कितना हो गया? 20, 6 × 5 कितना हो गया? 30। ब्रिज बैलेंस में नहीं है। अगर ब्रिज बैलेंस में नहीं है तो कैसे हम लोग सीरीज पैरेलल फाउंड करेंगे, ये मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच में और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए ताकि मैं गेट, ES, आपके CGPSC, आपके ACF और बाकी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हैं जिसके बारे में मेरे को जानकारी है उन सारे से रिलेटेड वीडियो मैं बनाता रहूं। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।